हाँ जी, एम आई ऑडिबल? सर 1 मिनट पहले आज बेटा, थोड़ा सा पहले। हाँ, जितने बच्चे लाइव है फटाफट से बताइए मुझे बेटा प्लीज प्लीज कि वीडियो और ऑडियो क्लियर है या नहीं आप लोगों को। चेक कीजिए और बताइए वीडियो ऑडियो क्लियर है। यस, कौशल बाबा जी की जय हो। विश्वजीत गुड इवनिंग बेटा। चंदन कुमार यस, ओके ठीक है, ऑल क्लियर सर। कौशल ठीक है, ओके। स्माइली अनु यस, हाय हाय अनु। शशांक क्लियर है सर, ओके। कौशी इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। स्माइली अनु स्पैम मत कर बेटा, हाय हाय लिख के बार बार, है ना, रिपीटिशन मोड में मत डाल बेटा। गुड इवनिंग नितेश बेटा। उज्जवल उसका ओल्ड ही रहेगा बेटा। हम्म। अब जो आगे रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका न्यू एप्लीकेबल होगा बेटा, ठीक है। यस 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 यस, कौशल ठीक है। खान सर क्लासेस गुड इवनिंग बेटा। बताओ, नाम भी जबरदस्त है भैया, हमारे प्यारे खान सर। अरे खान सर भैया अच्छे टीचर है। हाँ जी, स्टार्ट करें। लुकिंग हैंडसम, हाँ बेटा आज नहाया नहीं हूँ जिस दिन नहीं नहाता उस दिन ठीक लगता हूँ, है ना। हाँ माइले सर आपकी शाम अभी तक नहीं हाँ तोशी, मैं समझ गया बेटा, सही मारा पॉइंट, हाँ सही है बेटा। अमित कैसे हो सर? अच्छा हो बेटा। चलिए, हाँ वो ओल्ड ही रहेगा बेटा अभी, अब वो चेंज नहीं होने वाला अभी। हाँ 24 में देखना, उसमें अचीवमेंट आएगा, कुछ आएगा तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लास्ट क्लास में क्या हमने अपनी अच्छी बहू के संस्कारों को शुरू किया था? हाँ सर किया था। गुड इवनिंग स्नेहा। तो आज उसी अच्छी बहू के संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक आइडिया तो आप लोगों को मिल गया होगा कि सर व्हेन इट कम्स टू दी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि जब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने की बात आती है तो बात यह आती है कि कौन कौन सी असेंशियल कंडीशंस को फुलफिल किया जाएगा। रिमेंबर? हाँ सर। खान सर अभी बीच में, खान बेटा सुन ले ध्यान से, सुन। रेसिप्रोकल जो प्रोमिसेस होते हैं ना बेटा, वो बेसिकली कोई अलग से प्रोमिस की बात नहीं कर रहा। नॉर्मली एक बात बता, मैं तुम्हें कोई ऑफर देता हूं, ठीक है, और तुमने एक्सेप्ट कर लिया, समझना बात को। मैंने तुम्हें कोई ऑफर दिया और तुमने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब एक प्रॉमिस मेरी तरफ से हुआ और एक प्रॉमिस तुम्हारी तरफ से हुआ। एग्री और नॉट? जो मैंने तुम्हें ऑफर दिया वो प्रॉमिस मेरा है, जो तुमने एक्सेप्ट किया वो प्रॉमिस तुम्हारा है। तो अब इसका मतलब ये दो प्रॉमिस है ना। अब बता, अगर मैं इंडिविजुअली चेक करूं, सेपरेटली चेक करूं, तो मेरे लिए तुम्हारा प्रॉमिस क्या कहलाएगा और तुम्हारे लिए मेरा प्रॉमिस क्या कहलाएगा? मतलब तुम मेरे प्रॉमिस को कैसे ट्रीट करोगे कि रेसिप्रोकल है या नहीं है, बदले में है या नहीं है? बदले में है। तो उसी को बोलते हैं सेपरेटली सच प्रोमिसेस इंडिविजुअली नोन एज, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस बेटा। रोहित नमस्ते बेटा, गुड इवनिंग। कुकी, कुकी, अरे वाह, बड़ा ही प्यारा नाम है कुकी। समझ में आया बेटा? खान क्लियर है डाउट बेटा आपका? यस। मानसी गुड इवनिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चले आगे बढ़े फिर। ओके चलिए, लीजिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे अच्छी बहू के संस्कारों में से, हमने अपने अच्छी बहू के संस्कारों में कुछ संस्कार पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और बता देता हूं, हालांकि आज मैथ्स वाली क्लास बेटा आज नहीं होगी, क्योंकि मयंक सर की तबीयत आपने कल ही देख ली थी, बहुत खराब थी, तो आज वो क्लास नहीं होगी, ठीक है। वो क्लास हमने कल के लिए प्लान किया, अगर कल की उनकी तबीयत अच्छी हो जाती है तो वो क्लास हम कंटिन्यू करें, वरना मैं क्लास लेने वाले हूं आप लोगों की, ठीक है। ओके, हाँ कौशल हाँ वो भी बेटा ना होगा, वो मयंक सर में साथ में अनाउंस करेंगे आप लोगों का बैच, ठीक है। टिल देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, पूरा सेम ही है, ठीक है, ओके। तो कोई इश्यू नहीं है, इसे कंटिन्यू करो यहाँ पे बेटा आप लोग। चले, इसे स्किप मत करना, मत छोड़ना मत इसको। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बेटे अच्छी बहू के संस्कार, इसे खत्म कर लेते हैं फटाफट से, जल्दी खत्म करेंगे। और मैं वो टारगेट रख रहा हूँ कि इसमें पहले मैं ना बोलूं ज्यादा, लिखाऊं कम। लिखने से क्या हो रहा है, फिर वो पूरा लेंथी चला जा रहा है क्लास हमारा, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो याद करो, हमने इसमें कितने संस्कार किए थे बताना, टेल मी, रिप्लाई करना। हम इसमें कितने संस्कार लिख चुके थे? एनी आइडिया? आइडिया क्या, पता होगा तुम लोगों को, लिखा होगा। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कितने असेंशियल एलिमेंट्स लिख चुके थे?
और बेटा बहुत सारे बच्चे जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है धनुष बैच के बारे में, तो मैं चाहूंगा आप लोगों के ग्रुप में कनेक्शंस रहते हैं तो आप लोग इस बैच की जो लिंक है वो शेयर कर दिया कीजिए अपने, जिन भी ग्रुप्स में आप ऐड ऑन है, जिन भी टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड ऑन है, या अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। उससे एटलीस्ट क्या होगा ना कि आपकी जो बाकी बच्चे हैं आप जैसे, एग्जाम्पल के लिए जिनको पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जो क्लासेस करना चाह रहे थे, इनको पार्ट नहीं हो रहा, जिनमें लॉ मैथ में दिक्कत आती है, वो एटलीस्ट कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा 3 हो गए थे ना, चलिए तो आते हैं फोर्थ पढ़ते हैं। तो 3 हम लोग कर चुके थे, आई थिंक हमने पहला कर लिया था लॉफुल ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस। मैं लिख रहा हूं, अगर इसमें भी किसी बच्चे को डाउट हो तो हैबी के भी पूछ लेना बेटा, ठीक है। अगर इसमें भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, ऐसा कोई बंधु अभी भी हो जिसको कोई डाउट चल रहा है इसमें, तो प्लीज पूछ लेना। आई थिंक हमने सेकंड किया था इसमें अपना लॉफुल कंसीडरेशन, और थर्ड हमने किया था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये 3 ही किए थे ना बेटा। थर्ड इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इन तीनों में किसी को कोई डाउट है? क्योंकि आज ये पूरा खत्म कर दूंगा आज मैं पूरा, और खत्म होने में टाइम बच गया तो हम टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी चालू कर देंगे। इनमें कोई शंका किसी को, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। और एक बार ये चैप्टर जब खत्म हुआ तो समझ लो तुम्हारा ऑलमोस्ट, तुम्हारा पूरा बेस खत्म हो जाएगा। किसका? कॉन्ट्रैक्ट का वो बेस रेडी हो गया तुम्हारे पास में। ये 3 असेंशियल एलिमेंट में किसी को कोई डाउट पूछ सकता है बेटा। लो के बाबा को मेरा प्रणाम। प्रणाम रिया बेटा। अच्छा कुकी कह रहा है इंटेंशन, कुकी कल वाली क्लास में नहीं थे बेटा आप? रोहित कह रहा है अच्छा, रोहित बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर वाला केस इसी के अंदर आता है बेटा, सुनो ध्यान से। वो पूरा केस स्टडी डीप में नहीं जाऊंगा इस टाइम पे मैं बताने के लिए, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या होता है। नॉर्मली मैंने अपना एग्जांपल दिया था, याद करो लास्ट क्लास के अंदर, जहां मैंने कहा था ना मैम को मैंने डायमंड नेकलेस दिलाने की बात की, खाना अच्छा लगा इसलिए, और बाद में मैम ने बोला डायमंड नेकलेस दिलाओ, मैं बोला मैं तो नहीं दिलाऊंगा। तो क्या मैम मुझ पर केस डाल पाएंगे? आपने बोला था नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने खुद कहा था कि सर डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट था वो, और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। रिमेंबर, क्योंकि वहां पर पार्टीज मतलब मेरे और मैम के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। याद आया वो वर्ड? हाँ अच्छा आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस ले ली मैंने ठीक है कुकी, थैंक यू। अच्छा मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ। सुनो सुनो सुनो, ओके, थैंक यू वेरी मच। कुकी व्हाट्स योर नेम? कुकी बोलूं फिर तेरे को मैं नाम से? हाँ सुनो, लिसन टू मी गाइस, सुनो ध्यान से। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के अंदर एक केस लो भी आता है, जिसकी बात हमने कल नहीं की थी। मैं उसका नाम बता देता हूँ, उसको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से बात को। द केस नेम वाज बैल्फो वर्सेस बैल्फो। मैंने पेड क्लास में जो रिकॉर्डिंग्स गई हैं बच्चों के पास में, उसमें थोड़ा डिटेल कंटेंट जाता है हमारा, ठीक है। उसमें पूरा लिखवाता हूँ, उसमें डिटेल उसका केस लो कराता हूँ। जो पेड बच्चे होते हैं उनको पास पूरा कंटेंट जाता है। अभी मैं बेसिकली इस पूरे पार्ट को एक तरीके से फास्ट मोड में कवर कर रहा हूँ सिलेबस को, ठीक है। थोड़ा फास्ट चल रहा है हमारे पास यहाँ पे, ओके। तो लीगल रिलेशन क्रिएट करने वाले पार्ट में यहाँ पर एक केस लो आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड बैल्फो वर्सेस बैल्फो। मैं वही बोलूं, इसने कैसे पूछा मुझसे? हाँ कह रहा सर आपकी पेड क्लासेस ली है इसलिए। बेटा ये पति पत्नी का केस था, मिसिस बैल्फो एंड मिस्टर बैल्फो। ये केस था, मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा, समझ लेना ध्यान से, ठीक है। ओके समझ के लेना, सुन लेना, खाली समझ में अपने आप आ जाएगा। अच्छा कशिश, ओके कशिश, या अब समझे? यस कशिश। तो सुनो ध्यान से बेटा, बैल्फो वर्सेस बैल्फो, वन इज मिसिस बैल्फो एंड मिस्टर बैल्फो। ये पति पत्नी की कहानी थी, जैसे मेरी पति पत्नी की कहानी मैंने तुम्हें कल सुनाई थी, सेम ऐसी कहानी दोनों के बीच में हुई थी बेटा। और मैंने एक तरीका पैटर्न सिखाया हुआ है, आई एम जस्ट रिकॉलिंग दैट कंसेप्ट अगेन फॉर यू ऑल। तो प्लीज जिन भी बच्चों की पहली क्लास है या पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, गाइस स्पेसिफिकली बता रहा हूं, इस वाले पार्ट को एक बार सिखा रहा हूं, उसके बाद कभी भी इन फ्यूचर तक केस लॉज में दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे पढ़ते हैं उस चीज को। तो केस स्टडी का पढ़ने का हमारे खुद का अलग से पैटर्न है, एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड एनएसपीसी। मैं पैटर्न का नाम देता हूं बेटा एनएसपीसी। तो जिन बच्चों ने पहले पढ़ा उनको आइडिया होगा भाई एनएसपीसी क्या होता है, फिर भी मैं रिकॉल कर रहा हूं, प्लीज सब सुनते रहो, मजा आएगा पढ़ने का। किसी भी केस लो को पढ़ने के 4 पैटर्न याद, 4 सिस्टम याद रख लो। वन इज कॉल्ड एन इज कॉल्ड नेम, एस इज कॉल्ड स्टोरी, पी इज कॉल्ड प्लेंटिव एंड सी इज कॉल्ड कोर्ट जजमेंट। हर एक केस के अंदर जब भी कोई केस होता है ना बेटा, तो वहां पर 4 चीजें पक्का मिलेंगी। 4 तो वो चीजें जिससे केस बनता है प्रैक्टिकली। तो पहला होता है नेम, कि सबसे पहले आपको हमेशा अपनी केस स्टडी का नाम याद रखना है।
कि केस का नाम क्या है। जैसे हमने बोला भैया कि थर्ड वाले प्रोविजन में केस का नाम है बैल्फो वर्सेस बैल्फो, रिमेंबर। फिर याद आएगी स्टोरी। तो स्टोरी ना भैया सिंपल सी बात, जब रियल केसेस होते हैं ना, सुनते रहना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ, बोलूंगा ज्यादा मैं। जब भी शशि फाउंडेशन का भी पढ़ सकता, हाँ बेटा, हाँ एग्जैक्टली, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में। हालांकि मैंने बोला था सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए एक अभी अलग से बैच आने वाला है, ठीक है, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए आने वाला है, जिसमें मजेदार चीजें आएंगी। ये सीएमए फाउंडेशन का, लेकिन अभी जो कंटेंट चल रहा है ये दोनों के लिए कॉमन चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं अभी आप। तो इसमें क्या बोला मैंने, नेम स्टोरी। स्टोरी क्या होती है प्रैक्टिकली ना बेटा, जब रियल, सोच के देखो, सोचो ध्यान से, जब रियल केसेस हुए होंगे तो क्या तुम्हें लगता है कि 4 लाइन में केस हुए होंगे या 2 लाइन में केस खत्म हो गया होगा? नहीं सर, बुक में तो वही दिखता है हमको। ऐसा नहीं होता गाइस, थाउजेंड पेजेस के केसेस बन जाते हैं, केस की फाइल बन जाती है जजमेंट आने तक। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कोई केस 1600 पेज का है, कोई केस 2200 पेज का, ऐसे कैसे केसेस होते हैं। तो क्या तुम्हें वो पढ़ने को मिल रहा है? नहीं। इट मींस हमारे मॉड्यूल ने भी, हमारे इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया, हमें जो केस लॉज लिख के दिए हैं वो उन्होंने ब्रीफिंग लिख के दिया है, ब्रीफ लिख के दिया है। तो ब्रीफ तो कुछ भी हो सकती है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको एक सेम केस लॉज के रिगार्डिंग, एक सेम केस की ब्रीफिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिल जाती है। तो इसलिए ये हैक्टिक मत लगा करो यार, मेरी 2 लाइन छूट गई, 1 लाइन रह गई, ऐसा मत किया करो। तो आइए बात करते हैं, नेम स्टोरी, पी इज कॉल्ड प्लेंटिव। प्लेंटिव बोलते हैं जो पर्सन केस डालता है, एंड सी इज कॉल्ड कोर्ट जजमेंट। ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न में चेक करते रहना हर एक केस को। तो केस का नाम क्या था, नेम इज बैल्फो वर्सेस बैल्फो। स्टोरी क्या थी, स्टोरी शॉर्ट में सुना रहा हूं, सुन लो ध्यान से बेटा। दोनों के दोनों पति पत्नी, मिस्टर बैल्फर एंड मिसिस बैल्फर, सिलोन एक प्लेस था पहले, सिलोन श्रीलंका में एक जगह का नाम था सिलोन, CEYLON, ठीक है, सुनो ध्यान से। थैंक यू बीनू बेटा, थैंक यू वेरी मच, ऑसम वे ऑफ टीचिंग नितिन सर, थैंक यू वेरी मच बेटा। अरे तुम सारे बच्चे ऑसम हो इसलिए अपने आप अच्छा लगता है तुमको। अब सुनो ध्यान से, तो बात क्या निकल के आई गाइस, सिंपल सी बात समझना। सिलोन एक प्लेस का नाम था श्रीलंका के अंदर। वहां पर क्या हुआ, दोनों पति पत्नी रहा करते रहे, बड़ी दिनों से पत्नी बोल रही थी कि घुमा के लेके नहीं आते, पता नहीं शादी करके घर पे बिठा दिया तुमने तो मेरे को, है ना। तो अब हुआ क्या, कुछ टाइम बाद में जो मिस्टर बेल्फर था ना, मिस्टर बेल्फर को अपने ऑफिस की साइड से एक फॉरेन का ट्रिप मिला, और ट्रिप भी कहाँ का, इंग्लैंड का ट्रिप मिला। कि एक काम करो आप, जो अपनी वेकेशन से छुट्टियों पे, आपको कंपनी की साइड से ट्रिप मिलती है, आपको टिकट वगैरह सब मिलता है, आप वहां जाके अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ जाके, आपको 2 टिकट दे रहे हैं, जाके घूम के आओ, और वहां पे पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। इस पर्टिकुलर डीलिंग के ऊपर क्या किया, उन लोगों को टिकट मिल गए, और दोनों उन्हें घर पे आके अपनी वाइफ को बताया कि चलो धर्म पत्नी तुम्हें घुमा के लेके आता हूँ। तो अब क्या हुआ, सुना ध्यान से बात को। तो मिस्टर जो बैल्फोर थे ना, मिस्टर बैल्फोर और मिसिस बैल्फोर चले गए बेटा। मिसिस बैल्फोर, मिस्टर बैल्फोर क्या हुआ, वो चले गए इंग्लैंड घूमने के लिए। अब इंग्लैंड घूमने चले गए तो बाद में क्या हुआ, सुना था पूरी कहानी में शॉर्ट में सुना रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, पेड बैच में लिखवाया था मैंने पूरा पार्ट। अब सुनना ध्यान से। तो क्या हुआ, मिसिस बैल्फोर, मिस्टर बैल्फोर दोनों चले गए कहां पे, इंग्लैंड घूमने के लिए। अब वहां जाने के बाद में क्या हुआ, कुछ दिन घूमे, और कुछ दिनों के बाद में जो मिस्टर बैल्फोर थे ना, उनको सीवियर अर्थराइटिस, दैट मींस घुटनों का दर्द, सीवियर ने बहुत जोरों से घुटनों का दर्द स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वहां पर जब उनको डॉक्टर के चेक कराया गया तो वहां पर वहां के डॉक्टर्स ने बोला कि आपको अभी आपको ट्रैवल करना सूट नहीं करेगा। हम आपको मेडिकल ग्राउंड पे, मेडिकल बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर रहने की परमिशन दे सकते हैं जब तक आप ठीक ना हो जाए, लेकिन आपकी पत्नी नहीं रह पाएगी, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। ये बात जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को आगे बताई, पत्नी रोने लग गई, बोले ऐसे थोड़ी होगा, तुम तो मेरे प्राण नाथ हो, मैं तो रहूंगी कैसे तुम्हारे बिना, है ना, मैं कैसे रहूंगी, गंगा यमुना सब बहा दी उसने तो। अब बेचारा क्या करता, मराना क्या करता, तो उसने क्या किया, उसने अपनी पत्नी को प्रॉमिस किया, यहां से कहानी चालू होती है। उसने अपनी पत्नी को प्रॉमिस किया कि वो एक काम करे कि उसकी पत्नी वापस श्रीलंका, मतलब सिलोन लौट जाए, सिलोन लौट जाए, और वो उसे सिलोन लौटने के बाद में हर महीने 200 पौंड, 200 पौंड की अमाउंट भेजा करेगा। बस इतनी सी बात थी, पत्नी खुश हो गई, बोला ओ वाह, ठीक है, बढ़िया, तुम रहो यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अब तुम 6 महीने बाद भी आओ, 1 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं है। तो पत्नी वापस सिलोन लौट गई, उसने प्रॉमिस किया कुछ महीने तक पैसा भेजता रहा। सुनने क्या बोल रहा हूँ, मिस्टर बेल्फोर कुछ महीने तक पैसा भेजते रहे अपनी पत्नी को, बट कुछ महीने के बाद में उन्हें इंग्लैंड में दूसरी मिल गई, दूसरी कन्या मिल गई, दूसरी कन्या मिल गई, और क्या हुआ, दूसरी कन्या के साथ में वो खुश हो गए, और अपनी अपनी पत्नी को भूल गए। अब पैसा आना बंद हो गया, तो भाई पैसा आना बंद हुआ, पत्नी का दिमाग खराब हो गया। तो पत्नी को जैसे ही पता चला, पत्नी बोली पैसा भेजना बंद कर दिया, बोल नहीं भेज रहा तेरे को। तो पति ने क्या किया, पति ने वहां से, मिस्टर बेल्फोर ने क्या किया, अपनी पति को डाइवोर्स के लिए बोल दिया कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, ठीक है, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, डाइवोर्स दे दो।
पत्नी बोली, मिसिस बेल्फोर बोली कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, तुम डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स तुम ले लो, अभी ले लो, बट पैसा चाहिए मेरे को, मेरे को पिछले 6 महीने से पैसा नहीं पहुंचा, मुझे मेरा पैसा मांगता है। अब क्या हुआ, मिस्टर बेल्फोर डिनाइड टू पे द अमाउंट, मिस्टर बेल्फोर ने पैसा देने से मना कर दिया। इसी बात पे गुस्सा आके क्या हुआ, प्लेंटिव मिसिस बेल्फोर ने केस फाइल कर दिया मिस्टर बेल्फोर के ऊपर। इसलिए बोलता प्लेंटिव कौन था केस में, बताओ बताओ, रिप्लाई करो, हु वाज द प्लेंटिव इन दिस केस? संतुष्टि, ट्रस्ट मी यू आर अमेजिंग, थैंक यू। मैंने आपका पेड ड्रेस लिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच संतुष्टि। संकेश्वर, हेलो बेटा, कैसे? संकेत जोशी, यस वेलकम। अच्छा बताओ, रिप्लाई करो, हु वाज द प्लेंटिव इन दिस केस? मैंने तो नितिन सर, मयंक सर से मिलकर पेड क्लास लिया था। हाँ रोहित, आई नो दैट, थैंक यू वेरी मच बेटा। स्नेहा, जवाब दो मुझे, इस कहानी में कौन था प्लेंटिव, किसने केस फाइल किया? बीनू, वेरी गुड, यश बहुत बढ़िया, कौशल बहुत बढ़िया, खान सर, हाँ राहुल, मेरा सिलेबस है सेम है। हाँ तो पढ़ना राहुल, वही तो चल रहा है। बताओ बताओ बताओ, टेल मी, कौन था केस के अंदर प्लेंटिव? मिसिस बेल्फर केस डाला था, तो अब बताओ कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, क्या कोर्ट ने मिसिस बेल्फर को पैसा दिलवाया, हाँ या ना? टेल मी, बताओ मुझे, दिलवाया था क्या? कुकी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे वाला, टेल मी। हाँ राहुल, कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए करवा रहा हूं मैं, डोंट वरी। नहीं दिलवाया, नहीं दिलवाया। तो आइडिया मिला, जिस तरीके से मैम मुझसे, जिस तरीके से मैम मुझसे पैसा नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो सोशल एग्रीमेंट था भाई, पति ने पत्नी को बोल दिया नॉट ए कंसर्न। लेकिन ध्यान रखना, इसी का एक्सेप्शन पढ़ते हो आप कंसिडरेशन वाले चैप्टर के अंदर, जहां पे नाम आता है एक्सेप्शंस ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 1, जहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला केस जो आता है, वहां पर अगर पत्नी यहां पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लेती, स्टैंप लगवा लेती, तो भैया वहां पर बाउंड था देने के लिए पैसा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मली मुंह से बोला था, अलाउड वैल्यू नहीं था। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर हो गया। ठीक है गाइस, आपने पूछा, मैंने थोड़ा स्पीड में रिपीट कर दिया आप लोगों को। ठीक है, ओके, क्योंकि अभी इस सेशन के अंदर, इन सेशंस के अंदर मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ओके चले, ओके चलो, वरना पूरा पार्ट तुम्हें लिख के पढ़ाया मैंने पेड़ वाले में तो। हाँ, तो पेड़ वाले तो पूछे ही मत ये बात, उनको तो पूरी क्लास में पूरा लिख के बताया। ठीक है, चले आगे। कोर्ट ने हेल्ड दैट कैन नॉट पे बिकॉज़, यस कौशल, कौशल एक बात समझ लेना से ना, वो अभी जब कोर्ट जब भी कोई बात बोलता है ना, बेसिक समझ लेना से, आप जो ये लाइन लिख रहे हो ना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, दीज आर जस्ट द प्रोविजन गाइस, इन्हीं की यही प्रोविजंस हैं। अक्सर बोलते हैं लोग, कहते हैं लॉ में चीजें लिखी हुई हैं, वो प्रोविजन क्या होता है, एग्जामिनर भी प्रोविजन की बातें कर रहा होता है एग्जाम्स के अंदर, तो ये प्रोविजंस का वर्ड है क्या? एक्चुअली ना, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है केसेस के बाद ही निकल के आया है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, इनके हर किसी के पीछे केसेस हो चुके हैं पहले। तो आपको सिलेबस में केस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि केस स्टडी थे ही नहीं कभी इनके पीछे, केस लॉस हुए तब जाके प्रोविजन सामने आया हमारे पास बेटा ये। ठीक है, हाँ देना है राहुल, कैसी बात कर रहा है बेटा, यस। हाँ रजित राम, वेलकम बेटा। चलो आते हैं थर्ड की ओर, बढ़ते हैं फोर्थ पढ़ते हैं बेटा। आओ यहां से चालू करते हैं अपना आज वाला पार्ट। हेडिंग बनाओ, लिखो फोर्थ वन, लिखो फोर्थ वन, 3 हो गए, चौथा लिखते हैं, नोट करो गाइस, लिखो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। और मैंने बेटा कल ही कहा था, याद करो, कल ही कहा था, क्या कहा था मैंने कल, कि जो यहां पर असेंशियल एलिमेंट्स लिख रहे हो, मतलब अच्छी बहू के संस्कार लिख रहे हो ना, ये सारे के सारे आपके सिलेबस के चैप्टर के नाम है। मतलब सिंपल सी बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये सारे चैप्टर्स हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना पहले वाला हमारे पास में, इसके बाद में चैप्टर की शुरुआत भी यहीं से होगी। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑफर, उसके बाद एक्सेप्टेंस, उसके बाद कंसिडरेशन, ये चैप्टर्स के नाम है सारे, समझ रहे हो? तो उन चैप्टर का बेस आप यहीं पढ़ ले रहे हो। अगर आपने इस वाले चैप्टर को बस थोड़ा सा सुकून से पढ़ लिया ना, डैम श्योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा बेस तुमने तैयार कर लिया। तो इसे जल्दबाजी भी नहीं करने का, ये नहीं सोचने का अरे यार बहुत जल्दी कर लेते हैं, स्पीडली खत्म, बेसिक पार्ट है। नो, इट इज नॉट बेसिक, ये तुम्हारा बेस। बेसिक मतलब ये नहीं हल्का, बेस है, बेस फंडामेंटल, जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? आओ पढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। सर प्रोविजन मतलब क्या होता है, कंफ्यूज है मीनिंग में। बेटा सिंपल सी बात है, सब सुन, नॉर्मली जब लॉ किसी चीज को लिखता है ना, और जिसके लिए आप बाउंड होते हो, ऑप्शन नहीं है तेरे पास में। अगर मुझे बताओ एग्जांपल के लिए, सुन एग्जांपल देता हूं मैं, समझना।
समवन इज सेइंग कि एग्जांपल पॉइंट और प्रोविजन क्या होता है सर प्रैक्टिकली। लॉ में लिखी हर एक बात, आज के बाद याद रखना बेटा रजित राम, लॉ में लिखी हर एक बात प्रोविजन कहलाती है। प्रोविजन का वैसे हिंदी में नहीं होता प्रावधान। अब इसका फंडामेंटल बेस क्या है गाइस? सिंपल सा फंडामेंट ये है इसका कि जब भी प्रोविजन जब किसी को बोलते हो ना तो आप उससे बाउंड हो। मतलब अगर लॉ ने उसके रिगार्डिंग कुछ कहा है ना कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, तो वो होगा और करना पड़ेगा। लेट्स सपोज एग्जांपल नंबर 2 देता हूं तुमको मैं। रेड लाइट पे बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछना मुझसे, सर रेड लाइट पे गाड़ी क्यों रोके? व्हाई नॉट इन ग्रीन लाइट? रोक के खड़े हो जाओ तुम ग्रीन लाइट के ऊपर। अब क्या बोलोगे? सर वो भी तो लॉ है, व्हीकल एक्ट है, रिमेंबर व्हीकल एक्ट है, व्हीकल एक्ट। जैब्रा क्रॉसिंग के ऊपर भी गाड़ी नहीं आनी चाहिए, है ना? उस पर भी चालान कटता है भाई साहब, पता है गाड़ी का, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है अपने आप से। तो व्हीकल एक्ट है ना, वो भी तो लॉ है। तो वो भी क्या है, वहां पे भी प्रोविजंस बने हुए हैं। जितनी बातें जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं उन्हें लीगल लैंग्वेज में प्रोविजन नाम दिया जाता है बेटा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? फॉर विच ईच एंड एवरीबडी इज बाउंड टू फॉलो। ठीक है, क्लियर है? शरद बेटा वो टाइप में पढ़ाऊंगा, अभी मत सीखा। अभी शरद वॉइड वॉइडेबल का डिफरेंस मैं टाइप में पढ़ाऊंगा, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो देख लो बेटा प्लीज। शरद पॉसिबली आपने वॉइड वॉइडेबल वाली लास्ट क्लास नहीं देखी है बेटा। अच्छी बहू और खराब बहू वाली कहानी आपने नहीं सुनी है तो प्लीज जाके देख लो कल वाली क्लास, ठीक है? लास्ट क्लास में मैंने खराब बहू और अच्छी बहू, पहले खराब अच्छी फिर बात की थी उस बारे में, ठीक है? चलिए सिद्धार्थ, थैंक यू बेटा। तो आइए स्टार्ट करते, नेक्स्ट पे आते हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। प्लीज 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 वापस लौट जाओ, आ जाओ टॉपिक के ऊपर। अच्छी बहू के संस्कारों में नया संस्कार ऐड हो गया, नाम है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब यहाँ पर कैपेसिटी का मतलब क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनने पे ज्यादा ध्यान देना इस टाइम क्लास में, ठीक है? सुनो ध्यान से। सर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब तुम्हारी फिजिकल कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है कि वाह मेरी फिजिकल कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है बेटा लीगल कैपेसिटी की। दैट मींस कैपेसिटी का एक वर्ड और भी होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड द लीगल एबिलिटी। व्हाट आई एम राइटिंग द वर्ड, द लीगल एबिलिटी। क्या बोलते हैं? लीगल एबिलिटी। किसकी लीगल एबिलिटी? टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। लीगल एबिलिटी टू एंटर, एंटर बोलते हैं टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। लॉ में ना शब्दों का खेल है बेटा, ध्यान रखना। अब आपको शब्द क्या दिख रहा है? दिख रहा है, देखो दिखाता हूं। आपने वर्ड तो पढ़ लिया, लीगल एबिलिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। अब एंटर का मतलब क्या होता है? घुसना बोलते हैं लोग उसको। यहां पर एंटर का मतलब लॉ में होता है टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हो तो आप क्या, लॉ ने आपको लीगली अलाउ किया है क्या? क्या आपके पास लीगल एबिलिटी, मतलब क्या लॉ ने आपको अलाउ किया है नहीं किया कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बना पाओगे नहीं बना पाओगे? तो उसी को बोलते हैं बेटा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पार्टी मतलब प्रोमिजे प्रोमिजी को, क्या प्रोमिजे प्रोमिजी अलाउ है भी या नहीं है? तो वही आया कि लॉ ने क्या बोला कि भैया पार्टीज लीगली कैपेबल है भी या नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये चीज भी चेक करनी पड़ेगी, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो अब ये चीज चेक कैसे करोगे? अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मैं चैट नहीं देख रहा हूं, ध्यान रखना, मैं चैट नहीं देख रहा हूं बेटा प्लीज, इसलिए पूरा फोकस सामने लगाओ। तो ये चीज चेक कैसे करते हैं? सुनो ध्यान से। लॉ ने बोला कि आज के बाद जब भी किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, लाइक इंक्लूडिंग यू एंड मी, ध्यान रखना, ठीक है? आज के बाद जब भी किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा चेक करना है क्या वो पर्सन माइनर तो नहीं। तू माइनर तो नहीं, क्या वो पर्सन माइनर तो नहीं? सर माइनर तो नहीं मतलब माइनर कौन होता है? अब तुम बताओ माइनर कौन होता है, टेल मी, बताओ मुझे। हु इज टर्म्ड एज माइनर? किसे बोलते हो माइनर? ये रियल है सब कुछ, वास्तविकता में चल रहा है। टेल मी किसे कहते हैं माइनर? टेल मी, मतलब नहीं बताओ मुझे, क्योंकि चैप्टर आगे भी आने वाला है। सर लेस देन 18 इयर्स, वर्मा कह रहा है, ठीक है? श्रवण, कौशल, सिद्धार्थ, महेंद्र बताओ बेटा, वेलकम। 18 ईयर्स से कम वाला कौशल भी कह रहा है, ठीक है? यस, सिद्धार्थ भी कह रहा है 18 से कम वाला। क्या माइनर सिर्फ 18 से कम वाला ही होता है? सबने एक ही रिप्लाई किया, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, 18 ईयर, 18 ईयर, 18 ईयर, 18 ईयर, 18 ईयर, 18 ईयर। यस, रोहित आएगा। अब रोहित का आएगा आंसर, कोई रोहित ने क्लास देख ली है पेड वाली, इसका मतलब रोहित ने लिखा लेस देन 80 फॉर दोज हु हैव पेरेंट्स, और दोज डू नॉट हैव पेरेंट्स उनका कितना? 21 साल। वेरी गुड स्नेहा, नाइस, करेक्ट है बेटे। सुनो, जो नॉर्मली इंडिया के अंदर 99% लोग जानते हैं ना, वो जानते हैं कि 18 साल से नीचे वाला पर्सन माइनर होता है। जानते हो इंडिया में 2 एज हैं, इंडिया में 2 क्राइटेरिया हैं। कोई पर्सन माइनर कब कहलाएगा?
दो चीज चेक करनी है। पहला है 18 साल से नीचे वाला माइनर तब कहलाता है जब उसके ऊपर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, दो एक्ट बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। द फर्स्ट एक्ट इज द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, दैट उसके अकॉर्डिंग 18 साल से नीचे वाला पर्सन माइनर है जिन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा या उनमें से कोई भी अगर एक किसी का है ना 18 साल होने तक, तो उस केस में ध्यान रखना वो बच्चा 18 साल में मेजोरिटी एज गेन करता है। लेकिन दूसरा भी क्राइटेरिया है। क्या आपने कभी पुरानी बॉलीवुड पिक्चर देखी है? वो बोलते हैं जिसके वो हीरोइन के एक्टर्स के मम्मा पापा बाप नहीं होते, तो बोलता अमरीश पुरी बोलता है ना, सुना है कहानी में? वो बोलता है ना कि जब जिस दिन 21 साल की हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी नाम करवा लेंगे। व्हाट इज दिस? अदर एक्ट इज द गार्जियन द वार्ड्स एंड गार्जियन एक्ट 1890। एक और एक्ट है जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, 18 ईयर से पहले जा चुके होते हैं, वो बच्चे 21 साल में मेजर बनते हैं बेटा, 21 ईयर। तो याद रखना, हमेशा चेक करना है कि जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या वो 18 साल से नीचे है या वो 21 साल से नीचे है। तो 21 साल कब चेक करनी है? अगर उस बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स नहीं है तो वो 21 साल में मेजर बनता है। बट जिस बच्चे के पेरेंट कोई भी एक है तो क्या होगा? वो 18 में मेजर बनता है बेटा, याद रखना, ठीक है? नॉट हैव पेरेंट्स। और जिसके पेरेंट है वो कब बनता है बेटा? 18 में मेजर बनता है। तो याद रखना, लॉ ने क्लियरली डिनाई किया भाई साहब, ए पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, ए पर्सन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर विल बी टर्म्ड एज माइनर। और माइनर को माना उन्होंने इनकॉम्पिटेंट। क्या माना है? इनकॉम्पिटेंट। मतलब माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जनरल केस में माना नहीं जाता। हालांकि इसके ऊपर अलग से पार्ट आएगा, इसके ऊपर अलग से और पार्ट आएगा कि भैया, पार्ट आएगा कि भैया माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट का इफेक्ट क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। आगे आते हैं नंबर 2, और क्या होता है चलो दिखाता हूं। अब सीखो, यही चीज जाननी है और ये रियल वाली है, खाली बुक में नहीं लिखी है। चलो नेक्स्ट, दूसरा क्या बोला? चेक कर लो भैया जिस पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो इडियट तो नहीं है। अच्छा, कौन होता है इडियट? टेल मी, जवाब दो मुझे। हु इज टर्म्ड एज इडियट गाइस? वेरी गुड, टन 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 टन। हु इज टर्म्ड एज इडियट? टेल मी, कौन होता है इडियट? सर इडियट का ही मीनिंग होता है? यस, लॉ ने इडियट का भी मीनिंग दिया है, और लॉ ने दिया मतलब हर जगह वही चलता है मीनिंग। यस यस, इलनेस ऑफ माइंड। बट कौन सी इलनेस ऑफ माइंड है बेटा ये? द टू वर्ड इडियट का मतलब होता है बेटा परमानेंट इलनेस ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं? परमानेंट इलनेस ऑफ माइंड। जो बच्चा जन्म से ही बाय बर्थ इसका दिमाग काम नहीं करता, याद रखना, इडियट उसे कहा जाता है जिसका दिमाग बचपन से, जन्म से, बाय बर्थ से काम नहीं करता, उसे इडियट कहा जाता है। वो मूवी ना 3 इडियट्स, तो उसकी शुरुआत भी ऐसे होती है कि बच्चा पैदा होने वाला तब से स्टार्टिंग करते हैं कि देखो 3 इडियट कम पैदा होते हैं, ऐसा होता है, सुनी थी ना कहानी में? तो व्हाट वाज दैट? इडियट की बात थी, याद आ गया? तो इडियट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। तीसरा पॉइंट क्या था? नेक्स्ट चीज और देख लो, कौन सा? सर लुनेटिक, LUNATIC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुनेटिक गाइस? लुनेटिक का मतलब क्या होता है? लिख लो, टेम्पररी इलनेस ऑफ माइंड। ये कौन सी इलनेस है? टेम्पररी। सुनते हो ना, सदमा लग गया है ना, स्ट्रेस में है, डिप्रेस हो गया, ये क्या था? दैट इज कॉल्ड टेम्पररी इलनेस ऑफ माइंड गाइस, याद रखना। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आप माइनर हो या जिससे आप कॉन्टेक्ट करो माइनर है, वो इडियट है, लुनेटिक है, ड्रंकर्ड पियक्कड़ है, शराब के नशे में है, ठीक है, शराबी है, ठीक है, ऐसे केसेस, या इनको बोलते हैं अनसाउंड माइंड का है। मतलब अनसाउंड माइंड मतलब कि सर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझ सकता और ना ही अपना कोई रेशनल जजमेंट ले सकता है। तो ऐसे पर्सन को लॉ ने इनकैपेबल ट्रीट किया है। ऐसे पर्संस को लॉ ने इनकैपेबल ट्रीट किया है और क्लियरली बोल दिया है भैया कि दोज आर टर्म्ड एज इनकॉम्पिटेंट, और इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बोलो समझ में आया? तो यार हमेशा करना कि पार्टी कैपेबल है या नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा। डन है गाइस? हाँ, क्वेश्चन वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा बेटा, पूरे पार्ट में पढ़ेंगे, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ उसमें पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी अगर बाकी किसी लॉ में ने मना किया है तो वो भी यहां पर अलाउड नहीं होगा बेटा। यस, डन 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 डन। चले आगे बढ़े। हाँ, ड्रंक टेम्पररी बेटा, टेम्पररी में आता है। यस 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 यस। चले ओके, आओ नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ लिखो, फिफ्थ है हमारा फ्री कंसेंट।
मैंने पहले ही बोल दिया बेटा, प्लीज मैं इस वाले इन सेशंस के अंदर डिटेल में लिखवाऊंगा नहीं, पेड क्लासेस में पूरा लिखा होता है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं उनको पूरा पार्ट उन्होंने पढ़ा तो है, लेकिन कम से कम जो बच्चे बैठ रहे हैं उन्होंने पढ़ा हुआ तो है या पढ़ रहे हैं, क्लासेस कवर कर लिए उन लोगों ने, तो उनका फटाफट से पूरा रिकॉलिंग करवा रहा हूँ, ठीक है, याद करवा दे रहा हूँ पूरा उनको। ठीक है, चलो आओ, चलिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहाँ से आपकी। तो ये टारगेट है, ये आपको एक तरीके से कंटेंट जो पढ़ लिया उसको बिठाने के लिए माइंड के अंदर। नेक्स्ट पे आ जाओ गाइस, फिफ्थ पे आता हूं। द फिफ्थ वन इज, लिखो फ्री कंसेंट। सर ये पांचवा, ये भी तो चैप्टर का नाम ही हमारा। हाँ तो मैंने कौन सा मना किया, मैं तो वही बोल रहा हूँ शुरुआत से। बताओ, सारी रात रामायण सुबह से सीता किसका बाप था, बताओ, अब बताओ क्या करे। वो कहता है सारी रात रामायण देख के सुबह कहता सीता किसका बाप था, अब मैं क्या बताऊं सीता किसका बाप था, है ना। हाँ तो चलो अब सुनो ध्यान से, सुनो 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 भाई लोगों, बात सुनते हैं। द नेक्स्ट वन इज फ्री कंसेंट। तो मुद्दा क्या निकल गया फ्री कंसेंट का मतलब, सुनो ध्यान से। लोग कहता है भैया अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना चाहते हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना चाहते हो तो पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए। कंसेंट मतलब था सहमति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट? सहमति। आपने दो वर्ड सीख लिए अभी तक कंसेंट के। एक सीखे असेंट, ASSENT, उसको मतलब भी सहमति होता है, असेंट का मतलब भी, और कंसेंट का मतलब भी सहमति ही होता है, ध्यान रखना। दूसरे वर्ड पे आया तो फ्री मतलब मुफ्त नहीं है, फ्री मतलब फ्रीडम। अब फ्री का माना जाएगा तो लो ने क्या बोला, पढ़ना ध्यान से। लो कहता है भैया सिंपल सी बात, लो क्या कहता है कि अगर तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट को, अगर तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, अगर तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो वहां पर जो पार्टीज हैं, वहां पर जो पार्टीज हैं दैट इज प्रोमिसर प्रोमिजी है, वहां जो पार्टीज हैं दैट इज प्रोमिसर प्रोमिजी है, उनका कंसेंट, उनकी सहमति, उनका कंसेंट क्या होना चाहिए, उनका कंसेंट फ्री होना चाहिए। और फ्री के लिए क्या बोला, सेक्शन नंबर 14 बोलता है इसके बारे में। सेक्शन नंबर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन द टर्म फ्री कंसेंट। तो फ्री का मतलब क्या होता है, फ्री का मतलब डिफाइन किया, द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। सुना क्या बोला लो ने, क्या लिख के दिया लीगल लैंग्वेज, सुनना ध्यान से बात को। लो ने क्या लिख के दिया, हाँ अरे सिद्धार्थ डायलॉग है बेटा वो, सुनने ध्यान से। अक्सर लोग बोलते हैं ना अरे पूरा पढ़ लिया ये क्या था, है उसके उनके लिए होता है डायलॉग बेटा। अब सुनो, कंसेंट फ्री होने का एक्चुअल मतलब क्या है यहाँ पे, समझना बात ध्यान से, है ना। हाँ तो लॉ ने क्लियरली डिफाइन किया कि भैया कंसेंट फ्री का मतलब है द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, क्या लिखा, द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज सेड टू बी फ्री, कि पार्टीज का कंसेंट फ्री कहा जाएगा व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय और इट इज नॉट कॉज्ड बाय। क्या बोला, जब ये कंसेंट फ्री कब कहलाएगा, व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय, मतलब व्हेन द कंसेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, कि आपने किसी की सहमति ली थी, लेकिन सहमति लेते समय अगर आपने 5 एलिमेंट को यूज ना किया हो तो सहमति फ्री है। अगर इन पांचों को एलिमेंट को यूज किया था, जो 5 लिख रहे कौन से, नंबर 1 इज कोएर्सन, कोएर्सन बोलते हैं डरा धमका के। नंबर 2 इज अनड्यू इन्फ्लुएंस गाइस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशराइज करके। नंबर 3 फ्रॉड, ये चेन याद रखना इसकी। नंबर 5 मिस रिप्रेजेंटेशन, नंबर 5 इज misrepresentation, and number 5th is mistake। बोला भैया अगर ये 5 एलिमेंट्स को यूज करके किसी पार्टी का सहमति लिया गया, अगर इन पांचों में से किसी एक को भी यूज किया और सहमति ले लिया गया तो लोग कहता भैया उस पार्टी का कंसेंट फ्री माना नहीं जाएगा, और पार्टी का कंसेंट फ्री माना नहीं जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड तो नहीं बनेगा। तो नॉर्मली क्या बनता है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है बेटा, वो बनता है इस केस में वॉइडेबल। क्या बनता है, वॉइडेबल। कि कल को पार्टी पहुंच गई कोर्ट में और जाके बोल पड़ी जज साहब मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, क्या करूं, तो उस केस के अंदर वहां पर कोर्ट उसे ऑप्शन दे देगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना कर ले, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो नहीं बनता। हालांकि इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यहां पर 2 एक्सेप्शनल पॉइंट और भी है इसके चैप्टर के अंदर। कौन कौन से हैं, जब ये कंप्लीट चैप्टर करेंगे ना फ्री कंसेंट वाला, तो वहां बताऊंगा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल और वैलिड दोनों बन सकता है। सर ये तो किसी ने नहीं बताया, ये हम बताएंगे बेटा तुमको। तो वॉइडेबल और वैलिड दोनों बन सकता है, और मिस्टेक अकेला ऐसा केस है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है, वॉइडेबल भी बन सकता है, यही तो क्वेश्चन बनते हैं, वैलिड भी बन सकता है
और वॉइड भी बन सकता है। ध्यान रखना, मिस्टेक अकेला ऐसा केस है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, वैलिड और वॉइड तीनों बन सकता है। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल और वैलिड भी बन सकता है। हालांकि पांचों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तो बनता है। बोलो क्लियर हुआ? तो ये जो डिटेल पार्ट है आगे पढ़ाऊंगा, चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। अभी यहां तक क्लियर हुआ कि अगर चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बने तो कंसेंट का फ्री होना जरूरी है। बोलो क्लियर हुआ? बोलो 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 बोलो, यस सर नो, डन डन डन। तो ये था हमारा कौन सा? फ्री कंसेंट, असेंशियल एलिमेंट का पार्ट। यस कौशल, कुकी a contract free from all types of fraud is free. कुकी does not do not use the word all type of fraud बेटा, no, क्योंकि ये फ्रॉड का पार्ट सिर्फ एक ही आता है। ये सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18 और 20 है। ठीक है, फ्रॉड अकेला सेक्शन है, सेक्शन नंबर 17 बेटा। ठीक है, ये आगे लिखवाया आपने, हाँ यस, अरे क्वेश्चन में मेंशन भी कर दिया, थैंक यू वेरी मच। डन 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 डन, आगे बढ़े, चलो क्लियर हो गया। तो ये था हमारा फ्री कंसेंट। नेक्स्ट पे आओ, 7th, अच्छी बहू के संस्कारों में एक और संस्कार का नाम ऐड करते हैं। चलो लो भैया, चलो कर लेते हैं सर। साथ साथ पढ़ो बेटा, ये सोचो कि तुम मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हो, बस हम साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो आओ सुनो, नेक्स्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज, लिखो लॉफुल ऑब्जेक्ट, नाम डालो और बस अभी अभी सब करा दूंगा बेटा, डोंट वरी। लॉफुल ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा जो आपने नॉर्मली पढ़ते पढ़ते भी क्लियर नहीं हुई होंगी आप लोगों को। सुना ध्यान से बात को, यार दो वर्ड है बेटा, एक वर्ड है लॉफुल, एक वर्ड है ऑब्जेक्ट। तो पहली बात तो ना बच्चे बोलते हैं ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था? क्या ऑब्जेक्ट का मतलब जो आसपास आइटम रखे यही ऑब्जेक्ट कहलाएगा? या लॉ में ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? टेल मी, बताओ बताओ बताओ, जवाब दो मुझे। कुकी, वर्मा, रोहित, खान सर, कौशल, सिद्धार्थ, महेंद्र, रिप्लाई करो, महक, नितेश, रोहित, बताओ 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 बेटे, जवाब दो, जवाब दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है लॉ के अंदर? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? बता रहे, खान सर कह रहे गोल होता है ऑब्जेक्ट का मतलब। बस बेटा खान सर, जैसे बाइक के बदले 50,000 दिया था तो ऑब्जेक्ट क्या था उसमें? क्योंकि बता फिर, बाइक के बदले, आपने कहा बाइक के बदले 50,000 दिया था तो ऑब्जेक्ट क्या था? क्वेश्चन तो मीनिंग हो गया, मीनिंग नहीं पूछ रहा मैं। यस, कुकी कह रहा है बाइक इज ऑब्जेक्ट। यस, बाइक इज ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये सर्विस नहीं है क्या? हाँ, सर्विस है नहीं? महेंद्र पर्पस कह रहा है, नहीं बेटा पर्पस को नहीं बोलते। सही गलत जो भी है यही बोल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यही ठीक कर लेंगे, है ना? एग्जाम में ट्रायल नहीं मार के आना अपने को। नाइस रिया, यस। अब सुनो ध्यान से बात को, आपके कंसिडरेशन वाले पार्ट में आपने सी सीखी थी कि जिन चीजों के बदले जिनके लिए ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, तो पैसे को छोड़ो, एक बार हटाओ, पैसे को साइड कर दो, तो बच क्या गया? गुड्स या सर्विस। तो खाली गुड्स को ऑब्जेक्ट नहीं कहते लॉ में, गुड्स के साथ साथ में बेटे, गुड्स के साथ साथ में आपकी सर्विस भी ऑब्जेक्ट कहलाती है, याद रखना। गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। एक डॉक्टर ने आपको सर्विस दी, कल को आप भी सर्विस दोगे क्लाइंट को, तो आपका क्लाइंट का भी जो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा बताओ? यस, एजुकेशनल सर्विसेज भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली। यस बेटा, क्योंकि करा फ्री सर्विस बताओ, हद हो गई। पता है देखो, लाइफ में फ्री कुछ भी नहीं होता, जानते हो? इवन ये क्लास भी फ्री नहीं, क्योंकि तुम्हारा टाइम लग रहा है यहाँ पर, मेरा टाइम लग रहा है, और टाइम की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है बेटा। तुम इस टाइम वो डिवोट कर रहे हो जो सबसे ज्यादा कीमती है, जानते हो क्या? तुम्हारा टाइम, तुम्हारे एफर्ट्स, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है हमारे पास में। तो नथिंग इज फ्री, ध्यान रखना। तुम अपना टाइम दे रहे हो, डिवोट कर रहे हो, इसका एडिशन तुम्हें बहुत मल्टीपल में मिलेगा, ये गारंटी है मेरी साइड से। यस सत्यम, यस। तो प्रैक्टिकली समझ में आया, द गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो लो क्या कहता है? लो बोला भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब बनेगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? लॉफुल होगा। तो हमने बोला भैया लॉफुल कब होगा भैया? बोला लॉफुल तब होगा जब ये, क्या देखो कितनी मस्त डेफिनेशन दी, बताऊं क्या दी है, क्या लिख के दी है, सुनना। लो कहता भैया द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी लॉफुल व्हेन, कब? व्हेन इट इज नॉट क्या बोला? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी लॉफुल व्हेन इट इज नॉट, क्या बोला देखो पढ़ना, व्हेन इट इज नॉट अनलॉफुल।
पहला वर्ड बोला जब ये अनलॉफुल नहीं है, दूसरा वर्ड बोला व्हेन इट इज नॉट इम्पॉसिबल, चांद तारे तोड़ने की बात करो क्या कहलाओगे, इम्पॉसिबल नेचर, डेड बॉडी में जान डालने की बात क्या करोगे, इम्पॉसिबल इन नेचर, व्हेन इट इज नॉट इलीगल, इलीगल बोलते हैं दो वर्ड को, जिसको करने से मना किया, जिसको करने के लिए पनिशमेंट भी है, दोनों चीजें। तीसरा व्हेन इट इज नॉट इल्यूजनरी, इल्यूजन बोलते हैं बेटा, बोलते हैं ना सपने ख्याली फुलाओ, जब ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। रिमेंबर व्हेन इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, आम जनता के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जब ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में ना हो। तो ये क्या निकल के आया, तो बोला ऐसे अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट लॉफुल है, तो ऑब्जेक्ट लॉफुल है। टेल मी एग्जांपल दूं, बताना मुझे, रिप्लाई करना यस और नो, रिप्लाई करना कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा नहीं बनेगा, जवाब देना मुझे। मैं प्लान कर रहा हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से। एक बच्चे को किडनैप करना था, ठीक है, सुनना बात ध्यान से। एक बच्चे को किडनैप करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 5 लाख रुपए मिलेंगे, एक बच्चे को किडनैप करना है, मतलब कौशल वही कर लेते, कौशल हमारा प्यारा बच्चे को किडनैप कर लेता है, बोला कौशल को किडनैप करना है, 5 लाख रुपए लगेंगे। अब बता कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किडनैपिंग करने का, क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट लॉफुल है? टेल मी सत्यम, क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल है, यस और नो? नहीं है। जब ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो जवाब दो, क्योंकि पैसा 5 लाख तो है, ठीक है, बट किडनैपिंग किस में आएगा, इलीगल में आ जाएगा भाई साहब, इम्पॉसिबल नहीं है, इलीगल में आएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो व्हाट इज दिस, कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वैलिड बनेगा? नो, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बन सकता। डन हो गया? क्यों, क्या लिख के, रीजन क्या रहेगा उसका, लॉफुल। स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है कि कौन से प्रोविजन की वजह से आपने आंसर दिया, कौन से प्रोविजन की वजह से आपने आंसर दिया, ध्यान रखना। ऐसा नहीं जो मन के टिक करके आ जाओगे, नो, यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन दैट पर्टिकुलर प्रोविजन कि व्हाई योर आंसर इज ए और बी और सी। रिमेंबर व्हाई यू राइटिंग योर आंसर। समझ में क्या बोल रहा हूं? सर मैं ऐसे आ जाता हूं, आप किडनैप मत करो। अरे बता मुझे बेटा, हाँ चलो सत्यम, यस सत्यम, क्या लिखा डाटा एमबी में, क्या एमबी में? अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अंबानी को फोन मार देंगे, टेंशन मत ले तू। चल आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे आओ, 8th। अगला कौन सा है, लिखो लिखो लिखो, नोट करो, अग्रीमेंट, नोट करो, अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली, नॉट एक्सप्रेसली, इसको ध्यान से समझना, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, या कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। सर ये ना अक्सर बच्चे पढ़ते हैं इस वर्ड को और इसका मीनिंग पता नहीं क्या निकालते हैं, कुछ कोई निकालते हैं, कुछ नहीं निकालते, कुछ समझते हैं इसको और समझ लेते हैं हाँ हमें आ गया, और पढ़ते हैं आगे। क्या मतलब है, अगला संस्कार, अगला संस्कार क्या कह रहा है कह रहा है कर लीजिए किडनैप, 1 लाख मुझे दे देना, वेरी गुड। सुनो सॉरी सॉरी सॉरी, सुनो गाइस, बात समझना, क्या कह रहा है, बात सुनना। कह रहा है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या निकल गया, समझना। कह रहा सिंपल सी बात सर, अभी तक जितनी भी तुमने चीजें पढ़ी वो तो थी ही थी, ठीक है, अब बोला यार काफी सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके बारे में अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर किसी और एक्ट के अंदर, जैसे मैरिज एक्ट है, रिमेंबर, इंसॉल्वेंसी एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, कंपनी एक्ट है, रिमेंबर क्या बोल रहा हूं अपने पास में, तो अगर बाकी किसी एक्ट्स के अंदर, बाकी किसी एक्ट्स के अंदर अगर उन कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना किया गया है, दैट मींस नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, अगर वहां पे मना किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वॉइड ही डिक्लेयर किए जाएंगे। तो इसलिए लॉ ने क्या बोला कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे बाकी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बने तो आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो अग्रीमेंट एक्सप्रेसली बोलते हैं बेटा, बोलकर या लिखकर, बाय वर्ड्स, ओरल और रिटन, याद रखना लॉ में बोलकर और लिखकर के पार्ट को वर्ड बोलते हैं एक्सप्रेसली। व्हाई यूज एक्सप्रेस, एक्सप्रेसली, तो क्या बोला, एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, एग्रीमेंट आप कर रहे हो, उन्हें लॉ में या किसी भी और एक्ट के अंदर वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। अगर कहीं डिक्लेयर किया गया होगा वॉइड तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वॉइड ही काउंट होगा। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल के लिए रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज,
व्हाट इज रेस्ट्रेंट? किसी की शादी तुड़वाने की लिए अग्रीमेंट करना। अब शादी का मतलब वो नहीं मंडप में घुस गए गोली चला दी, वो शादी वाला वो रुकवाना नहीं बोल रहे यहाँ पे। ऑलरेडी किसी की शादी हो हुई है, मैरिड कपल है, ठीक है। अब एक बंदा गया, उसकी घरवाली को बोलता है, वाइफ को बोलता है, मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा, तू अपने पति को डाइवोर्स दे दे और फिर मुझसे शादी कर ले। तो ये क्या होगा, इस टाइप के जो अग्रीमेंट्स होते हैं जो उसकी वाइफ से वो बंदा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अग्रीमेंट को लोग बोलता है भैया, दीज टाइप ऑफ अग्रीमेंट विल बी टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं इनको सर, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। और एज पर दी मैरिज एक्ट इंडिया में, उस मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, वो मना किया गया, वॉइड है। तो याद रखना, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी क्या रहेगा, बताओ क्या रहेगा, वैलिड रहेगा वॉइड रहेगा? टेल मी, वो वैलिड रहेगा वॉइड रहेगा? वेरी गुड स्नेहा, बहुत बढ़िया स्नेहा, वेरी वेरी गुड, शाबाश बेटा। वो वैलिड रहेगा वॉइड रहेगा? टेल मी। वॉइड 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 वॉइड, वेरी वेरी गुड, करेक्ट है भाई साहब। और वॉइड का मीनिंग तो हम जानते हैं, हाँ, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्लियर है? डन 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 डन। चले आओ नेक्स्ट पे आते हैं। 8 तो हो गया, 9 पे आते हैं। चलो, अरे खत्म होगा जल्दी से ये वाला। चलो चलो, बस अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी अपनी, बस फ्लो बना, स्पीड मेंटेन। चलो, कितना हो गया? 8, 9 लिखते हैं। 9 लिखो बेटा, लिखो पॉसिबल टू परफॉर्म। लोग कहता है भैया, अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो वो पॉसिबल तो होना चाहिए पूरा करने के लिए। तो लॉ में सुनने ध्यान से क्या होता है, ये वर्ड्स पे ध्यान रखो। परफॉर्म वर्ड का मतलब होता है फुलफिल। लॉ में परफॉर्मेंस, परफॉर्म का मतलब होता है फुलफिल करना, पूरा करना। पॉसिबल होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आप कर रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, आई विल पुट द लाइफ इनटू ए डेड बॉडी फॉर ₹2 लाख, मैं 2 लाख रुपए में जान डाल दूंगा किसी डेड बॉडी के अंदर। टेल मी, यहां पर क्या ये पार्ट पॉसिबल टू परफॉर्म है? टेल मी, क्या ये पॉसिबल टू परफॉर्म है? नहीं है। जब पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म होना, फुलफिल होना, तो क्या ये वैलिड रहेगा? सोचो 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 सोचो। नो 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 नो, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, लॉ ने खुल के बोल दिया ना कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे दो बातें आती है, मेरे ध्यान रखना, दो बातें आती हैं। पहली बात तो क्या आती है कि आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ये जो अग्रीमेंट कर रहे थे, वो काम किसके लिए था? टू डू एन इम्पॉसिबल वर्क। आप कोई इम्पॉसिबल काम करने की बात कर रहे थे। तो लो पहली बार में क्या बोलेगा? वॉइड। यहां चल लिख लो स्पेसिफिकली, आपने कोई अग्रीमेंट किया मान लो, तो जो आपने अग्रीमेंट किया, कर लिया, ऑफर एक्सेप्टेंस सब कुछ बात कर ली, और वो काम क्या था? इम्पॉसिबल नेचर का था। तो पहली बार में लोग क्या बोलेगा? वॉइड। लेकिन काफी बार क्या होता है, एग्जांपल मुझे बताओ, जैसे मान लो आपने एक अग्रीमेंट किया था, अब देखो चेंज समझना, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया किसका एग्जांपल था, वो इस वाले का, कि डेड बॉडी में जान डालने की बात कर रहा हूँ, चांद तारे तोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या डायरेक्टली वॉइड, इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए। नंबर 2 क्वेश्चन सुनो ध्यान से, नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? मैंने एक अग्रीमेंट किया था जिसे लॉ ने एनफोर्स कर दिया, जिसे लॉ ने एनफोर्स कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उस वक्त तक, क्योंकि उस समय तक वो अग्रीमेंट पॉसिबल होने लायक था। मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म, वो पूरा हो सकता था, फुलफिल हो सकता था। लेकिन क्या हुआ, एंड फॉर लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन, बाद में वो हो गया इम्पॉसिबल। अब हो गया इम्पॉसिबल। याद करो कल एग्जांपल दिया था मैंने, छुई मुई की डेथ हो गई थी ना शादी से पहले, याद आया? बाद में इम्पॉसिबल हुआ, तो बताओ क्या वैलिड रहेगा वॉइड, वॉइड बनेगा? अगर इम्पॉसिबल बाद में भी हुआ, बताओ बेटे, अगर इम्पॉसिबल बाद में भी हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड? अमान बेटा हेलो, कैसे हो? वेरी गुड, वॉइड 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 वॉइड। मैं दे रहा हूं एग्जांपल दिए बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं। कौशल, बजरंग दल के सामने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना, वेरी गुड बेटा कौशल। हाँ, शाबाश नालायक। चलो, तो क्या रहेगा आंसर? इट अगेन वॉइड।
तो याद रखना ये वाला पार्ट, डन है। बस फर्क क्या होता है, यहाँ क्या बोलेंगे देखना, दिखाऊं वर्ड, यहाँ क्या बोलोगे इसको, वॉइड अग्रीमेंट, यहाँ क्या बोलोगे इसको, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही चुका ना इनफोर्स होने के बाद, तो क्या बन गया था, कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या बोलोगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये डिफरेंस समझ में आता है, ठीक है, कि वॉइड अग्रीमेंट कहाँ लिखना होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लिखना होता है। क्लैरिटी मिली इसके, समझ में आया। बताओ, ऐसे एग्जांपल आते हैं कि बजरंग दल के सामने वैलेंटाइन डे मना लो, बहुत बढ़िया, सही है बेटे। चलो डन है गाइस, आगे बढ़ूं, चलो आगे नेक्स्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट इज लिखो 10th लिखो, सर्टेन, छोड़ेंगे कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेंगे, जो भी पार्ट एग्जाम की रिकॉर्डिंग सारा कर लेंगे इस पे, लिसन टू मी। नेक्स्ट इज 10th लिखो, लिखो सर्टेन। सर ये सर्टेन क्या होता है? हम तो इसका इंग्लिश में नहीं निकाल लेते। अरे बेटा सर्टेन का मतलब यहां पर कुछ और है, सर्टेन तो है बट सर्टेन क्या, क्या सर्टेन, क्या सर्टेन की बात कर रहे हो, सोचो। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि सारी बात कॉन्ट्रैक्ट की हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, बात तो ये हो रही है, मुद्दा तो ये चल रहा है ना भाई साहब, कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, दिस इज, इसकी बारे में बात चल रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अब सर्टेन क्या, तो लोग कहता है भाई साहब कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होने चाहिए, मतलब क्या बोला, रिपीट कर रहा हूं, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन या मस्ट बी सर्टेन, नॉट वेग और अनसर्टेन। क्या बोला मैंने, आओ दिखाता हूं क्या बोला, लिसन टू मी, ये लाइंस को ऐसे ही याद रखना जो मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से पैटर्न देखना यहाँ पे। सर पहला तो क्या बोला, सर्टेन क्या, तो बोला द टर्म्स एंड कंडीशन, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, द टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मस्ट बी सर्टेन, वो सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, नॉट वेग, वेग बोलते हैं हिडन को, VAGE, वेग मतलब लॉ में ना शब्दों के मीनिंग पूछा करो, खुद से भी जाना करो क्या होते हैं, ये नहीं कि पढ़ते चल रहे हो समझ में आए ना आए कोई नहीं, चलते रहो, पूरा गेम बिगड़ जाएगा भाई साहब, सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको मैं। हाँ अभी तो सिर्फ शुरुआत है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। चलो तो वर्ड क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन जो हो वो क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, हिडन नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आई एम गिविंग यू 3 एग्जांपल्स इन इट, और आप मुझे अभी के भी रिप्लाई करोगे, दिखाता हूं तुमको मैं, अभी के भी सिखाता हूं मैं, हैंड टू हैंड सिखाता हूं तुमको। देखो तो टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब यही होता है, योर ऑब्जेक्ट और तुम्हारा अमाउंट। सुनना क्या बोल रहा हूं, जब तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होता है ना, उसी कंसिडरेशन के पार्ट्स को कहा जाता है बेटा टर्म्स एंड कंडीशन, पहली बात, ठीक है। हम नॉर्मली अपना मीनिंग क्या निकालते हैं, अरे कंडीशन मतलब को कंडीशन मिलेगी, ये समझते हैं ना, नो, यहां मतलब क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन मतलब सिंपल सी बात, टर्म्स मतलब क्या, आपका ऑब्जेक्ट और आपकी अमाउंट, और साथ में कोई कंडीशन साथ में जुड़ी हुई उसकी, ठीक है। अब बात समझना, अब बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट के अंदर भी 2 बात सीखी आप लोगों ने, क्या सीखी, ऑब्जेक्ट में या तो गुड्स, हाँ है ना, और या फिर सर्विस, सॉरी या तो गुड्स या फिर सर्विस, सही है। तो गुड्स या सर्विस और साथ में ऑब्जेक्ट, वो क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, वो वेग नहीं होना चाहिए, वेग मतलब क्या होता है, हिडन नहीं होना चाहिए। सर एग्जांपल दो, समझ में नहीं आ रहा हमको, लो भैया आई एम गिविंग यू 3 एग्जांपल, और मुझे हैंड टू हैंड रिप्लाई चाहिए कि कौन सा वैलिड कौन सा वॉइड, ठीक है। मैं तुम्हें 3 एग्जांपल दे रहा हूं शॉर्ट में लिख के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बोलूंगा, यहां पे बताना रिप्लाई नंबर, पहला बताना कौन सा वैलिड कौन सा वॉइड, ठीक है, क्योंकि लॉ ने बोला अगर अनसर्टेन या हिडन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, सर्टेन होगा तभी वैलिड है। माय फर्स्ट एग्जांपल, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, आई वांट टू सेल यू समथिंग फॉर सम रुपीज, टेल मी, आई वांट टू सेल यू समथिंग, आई वांट टू सेल यू समथिंग फॉर सम रुपीज या फॉर वट एवर अमाउंट यू वांट्स टू पे, बताओ यहां पर ऑब्जेक्ट है या अमाउंट है, ये दोनों गायब है, टेल मी, क्या मिसिंग है, ऑब्जेक्ट है, समथिंग समथिंग, नो, प्राइस है, नो सर, तो क्या बोलोगे, जब आपका ऑब्जेक्ट भी नहीं है, आपका अमाउंट भी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा भैया, वॉइड, पहली बात। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, आई वांट टू सेल यू माय बाइक, आई वांट टू सेल यू माय बाइक फॉर रुपीज या फॉर वट एवर अमाउंट यू वांट्स टू पे, बताओ ऑब्जेक्ट है क्या, हाँ सर ऑब्जेक्ट तो है, अमाउंट बताई मैंने,
वट आवर अमाउंट यू वांट्स टू पे, बताई मैंने कुछ नहीं बताई, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइड। क्या बोलोगे कि टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन नहीं थी, बोलो क्लियर हुआ, डन। तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, आई वांट टू सेल यू समथिंग फॉर रुपीज 10,000, बताओ क्या मिसिंग है, टेल मी। आई वांट टू सेल यू समथिंग फॉर रुपीज 10,000, 10,000 अमाउंट दिया मैंने, दिया सर, ऑब्जेक्ट दिया नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वॉइड। समझ में आया, तीनों केस में वॉइड हो गया वो, तीनों केस में वॉइड, क्योंकि सिंपल सी बात, एक भी मिसिंग हुआ इन दोनों में से तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा, वैलिड नहीं बन सकता, याद रखना। तो तीन तरह से इस पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, बोलो क्लियर हो गया, डन डन डन, वेरी गुड, समझ में आ गया इसका मतलब। एक लास्ट बच गया, फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक, फिर खत्म बेटे, खत्म, निपट गए तो। चलो चलो आगे बढ़ो, एक और करेंगे, चले एक और पार्ट देखते हैं, चलो आओ। नेक्स्ट वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज। क्या बोला, लीगल फॉर्मेलिटीज, हाँ लीगल फॉर्मेलिटीज। 11th पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लीगल फॉर्मेलिटीज। गाइस थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूं, ठीक है, पूरा लिखवा नहीं रहा हूं, बता चुका हूं पहले ही इस बैच का टारगेट, ठीक है। जो बच्चे कहीं से भी पढ़ रहे हैं या हमारे पेड बच्चे पेड स्टूडेंट्स हैं, वो सब बच्चे इसको एज ए पार्ट अपना कवरिंग पॉइंट, मेमोराइजिंग टेक्निक, चीजों के पॉइंट से यूज कर सकते हैं, ठीक है। खान बेटा एक काम करूंगा मैं, बकायदा ना मैं एक प्लान कर लूंगा, मैं आपके इन्हीं सेशंस के बीच में एक सेशन लगा लिया करूंगा एमसीक्यू प्रैक्टिस का भी, कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ कराता रहूं आप लोगों की मैं, ठीक है, ओके, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूं साथ साथ में, ओके, डोंट वरी। अभी एक बार फ्लो बन जाए हमारी क्लास का, फिर एमसीक्यू सेशंस की सीरीज भी चला दूंगा अलग से आपकी मैं, विल टेक अ सेपरेट सीरीज ऑन दैट, ठीक है, ओके, चलो रोहित, यस आओ। तो लीगल फॉर्मेलिटी का मतलब क्या भाई, चैप्टर का नाम तो नहीं भूल गए, टॉपिक का नाम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, कब बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। तो यहाँ पे एक वर्ड और आया कि लीगल फॉर्मेलिटी। सर लीगल फॉर्मेलिटी का मतलब क्या, अब सुनना ध्यान से, यहाँ तीन बातें लिखवाई थी मैंने क्लासेस के अंदर, सुनना ध्यान से, सुन लो। पहली बात क्या लिखवाई थी, जो पेड़ बच्चों को लिखवा रखी है, क्या लिखवा रखी है, सर इन जनरल सेंस, इन जनरल सेंस अग्रीमेंट चाहे ओरल हो, बोलकर हो या लिखकर हो, रिमेंबर मे बी एक्सप्रेस्ड, रिमेंबर, और मे बी आपके पास इंप्लाइड, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर किसी, ये क्योंकि लॉ ने कहीं भी लिख के नहीं दिया कि कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए, लोगों को लगता है ना कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही होता है, नो। ये अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहां आपके माइंड में बिठा दूंगा कैसे क्यों नहीं होता। ये लॉ ने कहीं लिख के नहीं दिया भाई कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटर्न में होगा, कॉन्ट्रैक्ट में भी बाय मेड बाय वर्ड्स, ओरल और रिटर्न, तीनों हो सकता है, और इवन इंप्लाइड भी हो सकता है, बिना बोले भी होता है, ये सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन आप बताओ, लेकिन अगर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कुछ एक्ट्स की बात करें जिन एक्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि भैया ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो रजिस्टर्ड चाहिए, इस कॉन्ट्रैक्ट में तो साइन भी चाहिए, स्टैम्प भी चाहिए, एग्जांपल दूं कौन सा, सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कभी सुना है क्या, भैया आज से जमीन तेरी हुई, बोला हाँ मेरी हुई, ला पैसे दे दिए, बिना पेपर के, चलेगा काम, टेल मी, बताओ बताओ बताओ। हाँ बेटा एमटीपी तो पूरे सीओसी की वेबसाइट पे पूरे डले हुए हैं, जाके चेक करो। कैसी बात, तुम्हारे लिए चीजें पहले तैयार हैं बेटा, क्या टेंशन ले रहे हो तुम लोग, बकायदा उसकी वीडियो भी तुम्हें मिल जाएंगी, कैसे आपको उसको लॉगिन करना है, कैसे करना है, वो सब मैंने बनाया, डोंट वरी, जाइए चेक कीजिए। एमसीक्यू भी नहीं, एमसीक्यू आते हैं बेटा फाउंडेशन में तो, हाँ खुश कैसी बात कर रहे हैं, चलो अच्छा अब बताओ, रिप्लाई करो, सुनो ध्यान से। पहली बात तो क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से, कि अग्रीमेंट जो होता है, अग्रीमेंट उसको वो बोलकर बाय वर्ड्स, ओरल और रिटर्न, तीनों तरह का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बताओ, अगर इफ किसी एक्ट की रिक्वायरमेंट है, दैट मींस इफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, सुनना ध्यान से बात, बड़ी बड़ी काम की बात है, इफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इसका मतलब होता है स्टैट्यूट मतलब एक्ट की, किसी एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, कि कोर्ट से रजिस्ट्री करा के लेके आओ,
उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होने, स्टैंप होने चाहिए एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट, स्टैंप होनी चाहिए, उस पर सभी पार्टीज के सिग्नेचर होने चाहिए। सोचो, उस पे किसी विटनेस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एग्जांपल अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो बताओ मुझे। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या बोलकर लिखकर कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा? बताओ बताओ बताओ, चलेगा? नो 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 नो, पहले से मेंशन है, किसी एक्ट ने मेंशन कर रखी है। जैसे एग्जांपल के एक्ट का नाम क्या है, लिखता हूं मैं, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक एक्ट है इंडिया में, पता कौन सा? द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आपको ये लगता, अदरवाइज वहां अगर नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। तो क्या बोला, क्या समझ में आया? कि अगर किसी एक्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स को, तो याद रखना गाइस, वो अवेलेबल होनी चाहिए, अदरवाइज वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, आपने अगर फुलफिल नहीं किया तो वैलिड तो नहीं कहलाएगा। बोलो क्लियर हो गया? सत्यम लिख भी दिया बेटा ने, स्टैट्यूट का मतलब एक्ट ही होता है बेटा। द वर्ड स्टैट्यूट मींस एक्ट,